हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडल परख का बिजनेस स्टडी का सेट 2। इसको करने वाले हैं सेट 2 को। इससे पहले सेट 1 का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। चलो समय नहीं गवाते हैं क्योंकि समय ऑलरेडी हम लोगों के पास बहुत ज्यादा कम है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। बोल रहा है प्रबंध एक पेशा है, या कथन किसका है। ठीक है, बोला गया है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज, यानी किसने कहा था कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, मैनेजमेंट जो है एक पेशा है। तो पेशा से याद रखना, हम ट्रिक समझा दे रहे हैं। पेशा से याद रखना पैसा, पैसा से क्या याद रखना, पैसा। और पैसा पैसा हमेशा कौन सा देश चिल्लाता है, अमेरिका। पैसा से याद रखना पैसा, और पैसा पैसा हमेशा कौन सा देश चिल्लाता है, अमेरिका चिल्लाता है। तो प्रबंध एक पेशा है, यह भी कहा था अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने। ठीक है, और किसने कहा था प्रबंध लोगों का विकास है, विकास। तो विकास से याद रखना एप्ले, विकास से याद रखना एप्पल। अगर क्वेश्चन में पूछता प्रबंध लोगों के विकास से संबंधित है तो विकास से याद रखना एप्पल। क्या याद रखना, एप्पल, एप्पल से याद रहेगा एप्ले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रबंध है, मैनेजमेंट इज, हमको पता है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों होता है। तो ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, समन्वय है, तो समन्वय जो है ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या समय की बर्बादी। तो भाई समन्वय का होना एकदम आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, क्योंकि पता है ना समन्वय प्रबंध का क्या होता है, सार होता है। कोऑर्डिनेशन समन्वय का क्या होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों को बताया था। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। हम आप लोगों को पहला वाला सेट में भी बताए थे कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों को बताया था, 14 सिद्धांत को। इसलिए हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का पिता कहा जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रशासनिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। उन्होंने 14 सिद्धांतों को बताया था। हेनरी फ्योल फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने ये 14 सिद्धांत को जर्नल थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट, जर्नल थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट नामक किताब में उन्होंने बताया था। ठीक है, और वैज्ञानिक प्रबंध का पिता जो है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मतलब पहले, वैज्ञानिक प्रबंध आने से पहले लोगों को कम मजदूरी मिलती थी, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट आने के बाद लोगों को मजदूरी ज्यादा मिलती है। वैज्ञानिक प्रबंध आने से पहले यानी पहले काम ज्यादा करना पड़ता था, समय ज्यादा लगता था। वैज्ञानिक प्रबंध के बाद समय कम लगता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स आर, तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से एम्प्लॉइज को बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, हम अभी बताएं हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन फ्रांस। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। ठीक है, हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। अमेरिका में जन्म हुआ था फेडरिक विंसलो टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और हेनरी फ्योल क्या थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे, एक खनन अभियंता थे। क्वेश्चन नंबर 8, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। ये तीनों ही चीज जो है वे नवीन आर्थिक नीति जो जुलाई 1991 को बना था उसका अंग है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPG, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन जुलाई 1991। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया है व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करता है। तो व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है। डॉट डॉट इफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम affects the economic environment of a business। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 के बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो 11 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्यवसायिक वातावरण डॉट डॉट को मदद नहीं करती। तो व्यवसायिक वातावरण अनिश्चितताओं को मदद नहीं करती। बिजनेस इन्वायरमेंट डज नॉट हेल्प टू अनसर्टेनिटी। देखो आपको आपके बिजनेस के बारे में पता चल गया, मेरा बिजनेस का एरिया ये है, इस टाइप का हमको बिजनेस करना है, लेकिन ये आपके अनिश्चितताओं को कम नहीं कर सकता है। आने वाले समय में आपका कितना सेल होगा,
कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में आप अभी बता नहीं सकते हो। अनिश्चितताओं को वो कम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12। 12 पे बोल रहा है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण करना, यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेटेड ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ना। जैसे ये हमारा देश है इंडिया, इसको हम दूसरे देशों के साथ क्या करेंगे, व्यापार के लिए जोड़ेंगे और दूसरे देशों को भी अपने देश के साथ जोड़ेंगे। यानी हमारा देश को व्यापार के लिए खोल देंगे, हम दूसरे देशों में व्यापार करेंगे, दूसरे देश हमारे देश में व्यापार करेंगे। और लाइसेंस लाइसेंस की आवश्यकता को कम करना, लाइसेंस से फ्री कर देना, ये कहलाता है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करना, ये कहलाता है हम लोगों का प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, चलो आगे। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की उदारीकरण की नीति रही है। भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है। इंडियाज पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हैज बीन सक्सेसफुल। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सक्सेसफुल रहा है ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है डॉट डॉट नियंत्रण लेने के लिए गाइड है। कौन सा चीज गाइड होता है, नियम, नीति, प्रक्रिया या विधि। तो याद रखना नीति, नीति नियंत्रण लेने के लिए गाइड होता है। इसका मतलब है कि पॉलिसी, पॉलिसी इसका मतलब होगा कि पॉलिसी गाइड्स द डिसीजन मेकिंग। आप सुनते हो ना कि कभी भी कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, उसका जो पॉलिसी होता है उस पॉलिसी से ही वो लोग कोई भी डिसीजन लेता है। नहीं सुनते हैं बोलते हुए कि नहीं देखो ये कंपनी का पॉलिसी है, ये कंपनी का नीति है, ऐसे ही हम लोग का कंपनी को चलाया जाता है। तो ये हम लोगों का पॉलिसी है, ये हम लोगों का पॉलिसी है। तो डिसीजन लेने में मदद करता है पॉलिसी। और जब बारी आएगा किसी चीज को कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल करने का काम रूल्स करता है, कंट्रोल करने का काम नियम करता है, लेकिन डिसीजन लेने में मदद करता है हम लोगों का पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, नियोजन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। नियोजन में, नियोजन का मतलब है क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, या इनमें से सभी, भाई सब। ठीक है, फ्यूचर में कौन सा काम कब, कहां और कैसे करना है, कौन करेगा, इसके बारे में अनुमान लगाना ही नियोजन कहलाता है। प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु टू डू, और इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बोल रहा है डॉट डॉट, और 14 हो गया ना, 15 भी तो हो गया ना। ठीक, एक सेकंड रुकना। हाँ भाई 16 का है। 16 पे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण है। द लास्ट स्टेप्स इज प्लानिंग प्रोसेस इज टू। नियोजन में सबसे लास्ट में किया जाता है काम अनुवर्तन करना, यानी प्लानिंग का सबसे लास्ट स्टेप होता है फॉलो अप एक्शन। सबसे लास्ट में यही स्टेप आता है। क्वेश्चन नंबर 17, नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री, इसका एक उदाहरण है। अब देखो नो स्मोकिंग, आप फैक्ट्री में स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। संसाधन के अंदर, परिसर के अंदर आपको सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना मना है। ये रूल है कंपनी का। ये क्या है, रूल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि आप यहाँ पे झगड़ा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप सिगरेट नहीं पी सकते हो, यहाँ आप लेट से नहीं आ सकते हो, यहाँ आप समय से पहले छुट्टी करके नहीं जा सकते हो। ये रूल है हम लोगों का, कंट्रोल करना है। ये क्या है, हम लोगों का रूल है, यानी कि नियम है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री किस तरीके का एग्जाम्पल है, तो ये एक रूल है। अभी समझाए थे ना भाई, एक रूल है। क्वेश्चन नंबर 18, एक लंबी संरचना में होता है ए टोलर स्ट्रक्चर हैज। जितना ज्यादा संगठन का बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा संगठन बड़ा होगा, वहां उतना ही ज्यादा मैनेजमेंट छोटा होते जाएगा। यानी प्रबंधन की संकीर्ण अवधि, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, मैनेजमेंट करना उतना ही वहां पे कम होते जाएगा। ठीक है, कंट्रोल करना कम हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19। 19 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर चेन का पालन नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो स्केलर चेन सिस्टम। तो याद रखना स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है अनौपचारिक संगठन, यानी कि स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेफेवाइन कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। अनौपचारिक संगठन में जो है आपका अंगूरी बेल संदेश वाहन पाया जाता है। और हम लोगों का जो स्केलर चेन है ये इन सब में पाया जाता है। बाकी
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, डिविजनल, सब में पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये अनौपचारिक संगठन में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अंगूरी बेल संदेशवाहन पाया जाता है। ठीक है, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे आपका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी व्यक्ति की रुचि या भागीदारी के पैटर्न को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। आर यूज टू नो द पैटर्न टू इंटरेस्ट और इन्वॉल्व्स ऑफ पर्सन, यानी कोई पर्सन उस काम में इन्वॉल्व है या नहीं, उस काम में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये जानने के लिए हम उसका रुचि परीक्षण यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट ले लेंगे। इससे पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है, खुली नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड पर्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब्स दैट आर ओपन इन रेफर टू एज, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोगों का जगह खाली है, तो इस 100 लोगों का, इस 100 जगह जो 100 पोस्ट खाली है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, लोगों से फॉर्म भरवाना, ये क्या कहलाता है? तो ये भर्ती कहलाता है, यानी कि रिक्रूटमेंट। हमको पता है ना, भर्ती का मतलब होता है रिक्त पदों की जानकारी देना और आवेदन भरने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ पर्सन्स को बताना और साथ ही साथ उसको जॉब्स के लिए फॉर्म भरने के लिए उनको एप्रिशिएट भी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा चयन प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इंग्लिश में तो छोड़े दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस? तो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, कार्यवाही शुरू करना यानी कि इनिशिएट एक्शन, ये इसका एक प्रक्रिया नहीं है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो जी, 23 नंबर पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की शैलियां है, यानी किस चीज से हम लोग नेतृत्व कर सकते हैं? अभिप्रेरण के द्वारा, अधिकारात्मक या अधिकारात्मक, क्या लिखा है, दोनों जगह एक ही चीज लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल होता है सब, इंडक्टिव होता है, पोसेसिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, सब होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निर्देशन के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण करना, निर्देशन, संदेशवाहन, पूरा हिंदियों में गलत गलत प्रिंट कर दिया है, संदेशवाहन, अभिप्रेरण या सब 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 होगा, सब होगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग में ये सब शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यवेक्षण की भूमिका निम्न में से किस रूप में होती है? एक जो पर्यवेक्षक होता है वो किस तरीके का काम करता है? मुख्य व्यक्ति के रूप में, मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में, या दोनों रूप में? दोनों रूप में काम करता है। एक जो सुपरवाइजर होता है मेरा, वो एज ए मेन पर्सन भी काम करेगा और एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट भी काम करेगा, यानी दोनों दोनों के रूप में काम करता है, ऑल ऑफ बोथ। क्वेश्चन नंबर 26, मैस्लो के अनुसार निम्न में से कौन सी आवश्यकता अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक है? देखो, अब्राहिम मास्लो ने ना ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो अभिप्रेरित होकर के काम करता है, उन्होंने 5 मास्लो इनहेरिटरी थ्योरी को बताया था। मास्लो के 5 सिद्धांतों को उन्होंने बताया था। अगर आपने थोड़ा सा भी मेरा पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर में जो हम पढ़ाए थे, अगर आप उसका चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम हिंदी इंग्लिश को करवाए हैं अलग अलग, अगर वो किए थे, तो हम आप लोगों को ये ड्राइंग के साथ बताए थे कि मास्लो ने 5 सिद्धांतों को बताया था, 1 2 3 4 5। इसी 5 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई भी पर्सन मोटिवेट होकर के काम करता है। ठीक है, इसे ही मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत या मास्लो इनहेरिटरी थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें से क्या क्या आएगा? शारीरिक एवं भौतिक आवश्यकता सुरक्षा आएगा, आर्थिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक, मानसिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आएगा, दोनों आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। दोनों होगा, दोनों होगा। ठीक है, दोनों होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर डी, सॉरी क्या बोल रहे भाई, ऑप्शन नंबर सी, दोनों होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 27 पे बोल रहा है, इनमें से कौन अभिप्रेरणा गैर वित्तीय प्रेरणा में आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशन शुड कम अंडर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन? अब देखो, मेरे अंदर, मान लो हम एक संगठन को चलाते हैं, मेरे अंदर कर्मचारी है। अब अगर कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमको उसको मोटिवेट करना है। जैसे आप लोग को अभी अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और आपके घर वाले अगर आपको बोल दे कि बेटा, बच्चा, बेटी, अगर तुम एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आएगी तुमको मोबाइल खरीद देंगे,
फर्स्ट डिवीजन आएगा तो तुमको बाइक खरीदेंगे, तो आप और मोटिवेट होके काम करोगे, है ना? तो ऐसे ही कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है काम कराने के लिए। तो मोटिवेट 2 तरीके का होगा। एक अगर पैसा दे दिए तो वो कहलाता है हम लोगों का मॉनेटरी इंसेंटिव, मतलब मौद्रिक अभिप्रेरणा। जैसे सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, सैलरी बढ़ा दिए, कुछ गिफ्ट उसको दे दिए, ये होता है मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब होता है पैसा नहीं दिए, पैसा ना दे करके कुछ और किए। जैसे कुछ गिफ्ट दे दिए या प्रमोशन करा दिए उसका, या एक जगह से दूसरे जगह उसका ट्रांसफर करवा दिए। तो ये सब चीज होता है नॉन मॉनेटरी, यानी गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा बोल रहा है भय का अभाव, नौकरी की सुरक्षा, मानवता एवं पदोन्नति के अवसर, हाँ सब होगा सब। इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ये सब ही नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होगा, ठीक है? एब्सेंस ऑफ फियर, उसको बोल देंगे कि अब तुमको नौकरी के लिए टेंशन नहीं लेना है, तुम परमानेंट हो गया। जॉब सिक्योरिटी कर दिए तुम्हारा। रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन कर दिए सब। 28 नंबर, नेतृत्व के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप? तो एक लीडरशिप में आइडल आइडल एंड डायनेमिक होना चाहिए, वो सेल्फ अवेयरनेस एंड रियलिस्टिक होना चाहिए, हाँ दोनों होना चाहिए। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की शैलियां हैं? ये तो अभी अभी किए थे ना भाई, ऑप्शन नंबर डी, अभी अभी तो ऊपर में किए थे इसको। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम्स। तो कंट्रोलिंग सिस्टम्स कैसा होना चाहिए? नियंत्रण सरल होना चाहिए, मितव्ययता होना चाहिए, भविष्य उन्मुखी होना चाहिए, सिंपलिसिटी सिंपल होना चाहिए, इसके बाद थ्रिफ्टीनेस होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेटेड होना चाहिए, या सब सब। ऑप्शन नंबर डी, 30 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो कुछ-कुछ चीज़ों का ना आंसर में आपको बहुत ज़्यादा फँसने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन्स हो गया यहाँ पे। कितना नंबर का? 2-2 नंबर का। देखो यहाँ पे 2-2 नंबर का आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 2-2 नंबर का 6 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 12 नंबर। हम बार-बार समझा रहे हैं, कम से कम 1 मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व करोगे। 1 मॉडल पेपर को सॉल्व करो। इन सब का क्वेश्चन आंसर आप अपने से लिखना, लिखने के बाद हमको भेजना, या पीडीएफ में नीचे इसका आंसर है, आप वहां से देख सकते हो। ये सारा पीडीएफ आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक? इसके बाद आप लोगों को देखो यहाँ पे 3-3 नंबर के लिए भी 8 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 3-3 नंबर के लिए 6 क्वेश्चन बनाना होगा, यानी कि 18 नंबर आप लोगों को 3-3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और काफी शानदार और काफी अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? इसके बाद आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर का आपका 6 क्वेश्चन देगा, लेकिन इसमें 5 नंबर का आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपको वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा। और ये भी काफी शानदार और काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का दिया है। तो बच्चा, हम बार-बार आप लोगों से बोल रहे हैं कि कम से कम एक बार कम से कम आप लोग मॉडल पेपर को पूरा सोल्व करना। ऑब्जेक्टिव को सोल्व करो, सब्जेक्टिव को सोल्व करो, सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सोल्व करो, और एक बार हमको उसको सोल्व करके उसका आंसर फोटो खींच के हमको टेलीग्राम में भेजो। आप बोलोगे कि सर अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शब्दों में भी लिखोगे तो भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है, नहीं है तो हम फिर से दे रहे हैं, 6201440595। ये मेरा नंबर है, इसको सेव करो। इसी नंबर पे आप हमको अपना आंसर लिख करके भेजना। हम चेक करके बताएँगे कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, उसमें क्या-क्या गलती है, और सही लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर गलत होगा तो हम बता देंगे कि देखो बच्चा, थोड़ा-थोड़ा गलत है, इस चीज़ को थोड़ा-सा सुधारने का ज़रूरत है। लेकिन हमको आप लोग ज़रूर आंसर भेजोगे, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जल्दी-जल्दी आज ही पूरा बिज़नेस स्टडी को हम लोगों को खत्म करना है।